नमस्कार दोस्तों आज हम लेकर आए हैं वीडियो जिसके अंदर हम देखेंगे हिंदी टीचिंग मेथड्स, हिंदी शिक्षण विधियों के इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन। दोस्तों इन क्वेश्चनों को एक एक क्वेश्चन को आपको रट लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर हिंदी सब्जेक्ट होता है दोस्तों। तो दोस्तों अंत तक ये वीडियो आप जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। अंत के अंदर अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन है जो इनमें से सही हुए हैं। भाषा का मुख्य कौशल है, तो भाषा के मुख्य कौशल दोस्तों, भाषा के लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, ये सभी के सभी जो कौशल है ये मुख्य कौशल होते हैं। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भाषा कौशलों में मूल कौशल कौन सा है, तो वो होता है आपका सुनना। याद रखना यहां पर आपका जो डी ऑप्शन है वो सही रहेगा, उपरोक्त सभी। लेकिन क्वेश्चन में यहां पे भाषा कौशलों में मूल कौशल कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन बनकर आए तो वहां पर आपको कौन सा करना है, सुनना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं ध्वनि, संकेत और चिन्ह, ये सभी के सभी हैं जो भाषा के क्या है, मुख्य तत्व हैं। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। बालक है उसको भाषा शिक्षण, भाषा की अगर आप शिक्षा देना चाहते हैं तो उसका माध्यम होना चाहिए कौन सी भाषा, मातृभाषा। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। पिता की भाषा, मम्मी की भाषा या परिवार की भाषा, इसी को क्या कहा जाता है, मातृभाषा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मातृभाषा का अर्थ है। तो दोस्तों मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, चाहे परिवार की भाषा हो, मां की भाषा हो या पिता की भाषा हो, उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। ये तीनों की तीनों जो है ये मातृभाषा ही होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है। क्या होता है मुख्य उद्देश्य, तो दोस्तों मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है। उपरोक्त सभी आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है, कौन सी है, अनुकरण विधि। दोस्तों आप चाहे पिता की भाषा हो, परिवार की भाषा हो या माता की भाषा हो, आप सीखते कैसे हैं, अनुकरण करके ही उनको सीखते हैं। तो आपका सी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा अधिगम के कारण होते हैं। भाषा अधिगम के कारण होते हैं भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल। उपरोक्त सभी आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो कौन है, आप भी अपना आंसर बताएं दोस्तों कमेंट करके। I.K. डेविस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण किसने किया था, B.S. ब्लूम ने। ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने नहीं किया, वो तो B.S. ब्लूम ने किया था। लेकिन यहां पे पूछा क्या है, कौन कौन से हैं, तो ज्ञानात्मक हो, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों के तीनों है ABC, ये है जो शिक्षा के उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा, सभी सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है या देता है। सूक्ष्म से स्थूल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निगमन विधि में। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है। आप प्रयोगशाला में कार्य कर रहे हैं तो आप किस विधि का अनुसरण करेंगे, आगमन विधि का। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
13 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि से उत्तम होगी? बात किसकी की जा रही है? प्राथमिक कक्षाओं की। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए कौन सी विधि होगी इनमें से? व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि। ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है। हिंदी भाषा के अंदर स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो लास्ट क्वेश्चन में आपको सभी को बता दिया था मैंने, कितनी होती है? 33 होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? शब्द। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है? गद्य साहित्य का तो कौन सा है? सृजनात्मक गद्य। गद्य साहित्य का मुख्य स्वरूप पूछे या मुख्य प्रकार पूछे, आपको क्या बताना है? सृजनात्मक गद्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है दोस्तों? तो उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि और स्पष्टीकरण विधि, ये तीनों की तीनों है जो गद्य शिक्षण की विधियां हैं। उपरोक्त सभी आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है? तो अर्थबोध विधि भी प्रयोग में ली जाती है, प्रवचन विधि भी प्रयोग में ली जाती है और स्पष्टीकरण विधि भी प्रयोग में ली जाती है। उपरोक्त सभी क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में हर साल पूछा जाता है। आगमन निगमन विधि। ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है। प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि कौन सी है? गद्य शिक्षण की स्पष्टीकरण विधि। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की ओर। कविता का अर्थ है। कविता का क्या अर्थ है? तो देखते हैं, रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, सही है ये भी। जीवन की समालोचना, ये भी सही है। संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति, ये भी सही है। तो आपका उपरोक्त सभी यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है। कविता शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? स्वस्थ मनोविनोद, सही है ये। स्मृति शक्ति का विकास, ये भी सही है। कल्पना शक्ति का विकास, ये भी सही है। उपरोक्त सभी आपका डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कविता शिक्षण की मुख्य विधि है। कविता शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? तो व्याख्या विधि कविता शिक्षण की विधि है। प्रश्नोत्तर विधि कविता शिक्षण की विधि है। गीत व अभिनय विधि कविता शिक्षण की विधि है। उपरोक्त सभी यहां पे क्या रहेगा? आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। ज्ञान देना है, कौशल विकास है, ज्ञान उपयोग भी है, लेकिन मनोरंजन है दोस्तों जो आपके व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की ओर। व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है। व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है, साहित्यिक भी है और व्यवहारिक भी है, दोनों। ऑप्शन सी सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है। भाषा शिक्षण का मूल आधार, भाषा शिक्षण का मूल आधार मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है, दोनों। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन 28 की ओर। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। किसमें प्रयुक्त करते हैं? देखो और लिखो निबंध रचना में। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं। यहां पर द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है अनुवाद विधि। ऑप्शन बी क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर।
द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है। कौन सा विषय है द्वितीय भाषा शिक्षण का? अभ्यास करना भी है, ध्वनियों का बोध कराना भी है, शुद्ध उच्चारण करना भी है। उपरोक्त सभी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन अभी तक हमने देख लिए हैं, आगे 50 क्वेश्चन और हम देखेंगे। अभी तक जिन साथियों ने लाइक नहीं किया है वो मेरे मनोबल के लिए लाइक कर दें, और आपसे अनुरोध है कि एक बार सभी मित्र इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें, चाहे वो किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या फिर दोस्तों वो चाहे टेट भर्ती हो, सीटेट हो, रीट हो, यूपी टेट हो, इनकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास शेयर जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दश अनुवाद किस विधि में किया जाता है? तो किस विधि में किया जाता है दोस्तों? किस में किया जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि में। ऑप्शन सी क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? डेजी मोरविन। ऑप्शन बी सही रहेगा। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रवर्तक डेजी मोरविन। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। किस विधि में करते हैं? डोल्टन विधि में। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो बात किसकी हो रही है? आगमन विधि। आगमन विधि चलती है उदाहरण से नियम की ओर। आपका ऑप्शन ए क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है? बात किसकी कर रहे हैं हम? आगमन विधि की। तो आगमन विधि के अंदर किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है? आगमन विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, सही है ये। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, ये भी सही है। नियम से उदाहरण की ओर ये नहीं होता है, इसका पालन नहीं होता है। इसका जो पालन है वो होता है निगमन विधि में। किस विधि में? निगमन विधि में। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी है वो क्या होगा? सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, विधि है। कौन सी विधि है? अनुकरण विधि है। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से खेल विधि नहीं है। खेल विधि कौन सी नहीं है? व्याख्या विधि। किंडरगार्टन विधि, डोल्टन विधि और मोंटेसरी विधि, ये तीनों की तीनों खेल विधियां हैं, जबकि व्याख्या विधि खेल विधि नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? व्याख्या विधि। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन है, वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है। वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि अनुकरण विधि भी है और संप्रेषण विधि भी है। उपरोक्त दोनों आपका यहां पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 की ओर। भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाषा शिक्षण के अंतर्गत शुद्ध उच्चारण के लिए लिंगुआ पोन का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की ओर। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक है। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इकाई पाठ योजना प्रवर्तक मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना उपागम में कितने सोपान या कितने पद हैं? तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है पंचपदी, तो कितने सोपान है? 5 सोपान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक है। मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? B.S. ब्लूम। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा है उसकी विशेषता नहीं है। पहले विशेषता देखते हैं। विश्वसनीयता विशेषता होती है, वैधता होती है, एक ही उत्तर होता है, कहीं उत्तर होते हैं।
ये विशेषता नहीं होती है दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षा की। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? सूत्र विधि, आगमन निगमन और समवाय, ये तीनों की तीनों है जो व्याकरण शिक्षण की है, लेकिन व्यास विधि व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। डी ऑप्शन सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। यह विधि है किस विधि में दी जाती है? किस विधि में दी जाती है? समवाय विधि में। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है, किसको मिलता है? शिक्षक को। पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ शिक्षक को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 की ओर। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए किसकी व्यवस्था की जाती है? सूक्ष्म शिक्षण की। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। वाचिक अभिनय में किया जाता है। वाचिक अभिनय में क्या किया जाता है? विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना वाचिक अभिनय में किया जाता है। ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 की ओर। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है। कौन सी विधि है? ध्वनि साम्य विधि। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलते हैं 51 की ओर। बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? किस सोपान से पता चलता है? प्रस्तावना सोपान से। बालक को प्रस्तावना सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है। चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। भाषा का आधारभूत कौशल कौन सा नहीं है? सुनना, बोलना, पढ़ना, ये तो कौशल है, लेकिन विचार करना आधारभूत कौशल नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन है। हर्बर्ट की पंचपदी का पद नहीं है। कौन सा पद नहीं है दोस्तों हर्बर्ट की पंचपदी का? तो प्रस्तावना होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, पुनरावृत्ति नहीं होता है, तुलना होता है। तो सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। कविता शिक्षण की विधि नहीं है। कविता शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है? तो पहले देखते हैं कविता शिक्षण की विधियां। रसास्वादन विधि यह भी है, व्याख्या विधि भी है, गीत अभिनय विधि भी है, लेकिन अनुकरण विधि है जो कविता शिक्षण की विधि नहीं है। डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। लाइक, शेयर और अभी तक जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है, किसमें है? व्याकरण में। ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? कौन सा वाचन है दोस्तों? मौन वाचन। गद्य में प्रयुक्त होता है, पद्य में प्रयुक्त नहीं होता है। चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है। दल शिक्षण के अंदर एक से अधिक शिक्षक होते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। कौन सी विधि संस्कृत में हिंदी शिक्षण में आई है? कौन सी विधि है जो संस्कृत से हिंदी शिक्षण के अंदर आई है? सूत्र विधि। ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हाथ में पुस्तक लेकर वाचन करवाना आदर्श वाचन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं कहलाती है। कौन सी विधि है? पर्यवेक्षित अध्ययन। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना का मूल आधार होता है। प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है? पूर्व ज्ञान होता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
आगमन विधि। आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उदाहरण विधि के नाम से जाना जाता है। चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? जो प्रवचन विधि है वो किस शिक्षण विधि से संबंधित है? गद्य शिक्षण से। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है। भाषा में जो प्रदर्शन विधि है उसका दोष है। क्या दोष है दोस्तों? निम्न स्तर के लिए उपयोगी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? जो माध्यमिक कक्षा है उनके अंदर व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? व्याकरण व्यवहारिक ज्ञान। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? किस कौशल का कराना चाहिए दोस्तों? लिखने का। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? तो किस पद्धति को अपनाएंगे? खेल पद्धति को। ऑप्शन सी क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन बी सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों। षडानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समास विग्रह विधि का। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है, क्या होता है? भाव अनुभावन। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की ओर। वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि है, कौन सी विधि है? शब्दार्थ प्रणाली। ऑप्शन सी क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली गीत व अभिनय प्रणाली। डी ऑप्शन सही रहेगा। चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्यों होती है? भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए। व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डोल्टन या योजना शिक्षण पद्धति, डोल्टन शिक्षण पद्धति या योजना शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो किस स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त है दोस्तों? माध्यमिक स्तर। ऑप्शन डी क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। प्रोजेक्ट प्रणाली का परिवर्तन किया, जो प्रोजेक्ट प्रणाली है उसका परिवर्तन किसने किया था? किलपेट्रिक ने। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया था? मोंटेसरी ने। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है। खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जाता है वह है। खेलों के द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जाता है वह है मौखिक भाषा का। ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है। अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, कौन सी है? खेल विधि। ऑप्शन सी सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इकाई योजना आधारित नहीं होती है, किस पर नहीं होती है? प्रस्तावना पर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। कैसी लगी यह वीडियो आपको? कमेंट करके बताएं जल्दी से। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण की जो प्रक्रिया है जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो जाए तब तक चलती रहनी चाहिए।
तो दोस्तों ये थे हिंदी टीचिंग मेथड्स, हिंदी शिक्षण विधियों के 80 प्रश्न। एक बार सभी साथी है वो कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्रश्न है वो कैसे लगे। और जिन मित्रों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करें, और जिन मित्रों ने आप अपने मित्रों के पास शेयर नहीं कर पाए हैं वो एक बार सभी मित्र मिलकर शेयर करें। और नए साथी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।